स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। वेल स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ लॉ BHU। दिस इज़ माय 17th लेक्चर ऑन BNS 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत मेरा ये 17th लेक्चर है और टाइटल इसका है अपहरण और व्यापहरण। इस सत्र के अंतर्गत, इस व्याख्यान के अंतर्गत मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि किडनैपिंग क्या है और एब्डक्शन, अपहरण का अपराध क्या है, और इस नई भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत किन धाराओं के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण केस लॉज इस पर क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, अपहरण और व्यापहरण में मूलभूत अंतर क्या है। तो स्क्रीन पर आप इसको देखें। मैंने सबसे पहले लिखा है किडनैपिंग। किडनैपिंग दो शब्दों से बना है। इसको एक तरफ मैंने लिखा है किड मीन्स लिखा है चाइल्ड, और नैपिंग, किडनैपिंग दो शब्दावली से जैसा कि बना है। किड मीन्स चाइल्ड, नैपिंग मीन्स टू स्टील। तो इसका शाब्दिक, किडनैपिंग का शाब्दिक अर्थ हो गया किडनैपिंग मीन्स चाइल्ड स्टीलिंग। इसको इंग्लैंड के अंतर्गत चाइल्ड स्टीलिंग की संज्ञा दी जाती है। अब उस चाइल्ड की, किस व्यक्ति को चाइल्ड कहेंगे, उसकी निश्चित आयु क्या है, उम्र क्या है, एज क्या है। हमारे यहाँ जो भारतीय न्याय संहिता 2023 बनी है भारत में, उसकी धारा 137 ये प्रावधानित करती है कि जहाँ किसी अवयस्क बालक, जो 16 वर्ष से कम आयु का बालक और 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को उसके विधिपूर्ण अभिभावक, लॉफुल गार्जियन वर्ड यूज किया गया है, या लीगल गार्जियनशिप, विधिक संरक्षक की संरक्षकता से उसकी अनुमति से ले जाना, यह एक अपराध है। उस अपराध का नाम है किडनैपिंग। तो अब इस धारा 137 के अंतर्गत आप देखें किडनैपिंग को किस रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात किसी मेल चाइल्ड को, किसी बालक को जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम आयु की है, और किसी बालिका की जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम आयु की है, इन्हें यदि इनके विधिपूर्ण संरक्षकता से या विधिक संरक्षकता से संरक्षक की अनुमति के बिना ले जाया जाए तो यह अपराध है, और इस अपराध का नाम है किडनैपिंग। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो दो बातें याद रखनी है। एक तो जो बालक या बालिका है उसकी निश्चित आयु है 16 वर्ष और 18 वर्ष। दूसरा महत्वपूर्ण जो इसमें शब्दावली यूज किया गया है वह है लॉफुल गार्जियनशिप, विधिपूर्ण संरक्षकता। लॉफुल गार्जियनशिप और नेचुरल गार्जियनशिप दोनों में अंतर है। इसीलिए जानबूझ करके इस विधायिका ने इस धारा के अंतर्गत विधिक लॉफुल गार्जियन रखा है, शब्दावली का प्रयोग किया है, विधिपूर्ण संरक्षक का प्रयोग किया है। नेचुरल गार्जियन से तात्पर्य यहाँ पे माता पिता, लॉफुल गार्जियन से तात्पर्य यहाँ पे ऐसे व्यक्ति से है जिसकी कस्टडी में, जिसकी अभिरक्षा में वह बालक या बालिका उस समय पर है जिस समय अपराध घटित होता है। लॉफुल गार्जियन से तात्पर्य यहाँ पे विधिपूर्ण संरक्षकता से तात्पर्य यहाँ पे ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा से है जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को ये बालक या बालिका न्यस्त किए गए होते हैं, एंट्रस्ट किए गए, सुपुर्द किए गए होते हैं, और समय विशेष की अभिरक्षा ऐसे बालक और बालिकाओं के ऊपर विधिपूर्ण अभिरक्षा कही जाएगी। अब इस लॉफुल गार्जियन को कैसे समझें, अन्य दृष्टांत के माध्यम से इसको दूसरे स्लाइड में मैंने बनाया है, स्क्रीन पर आप देखें। लॉफुल गार्जियनशिप मैंने लिखा है विधिपूर्ण संरक्षकता। प्राकृतिक संरक्षकता शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है, नेचुरल गार्जियनशिप का प्रयोग नहीं किया गया है, जानबूझकर नहीं किया गया है कि माता पिता ही संरक्षक होंगे, ऐसा नहीं है। इस अपराध के लिए मैंने एक तरफ लिखा है, देखिए स्लाइड पर लिखा है प्राकृतिक संरक्षक, नेचुरल गार्जियन माता पिता, विधिक संरक्षक लीगल गार्जियन न्यायालय के द्वारा, यहाँ पे लिखा है मैंने न्यायालय के द्वारा, आप इस
स्क्रीन पर देखें तो न्यायालय, संक्षेप में लिखा न्याय के द्वारा, इसको न्यायालय पढ़ेंगे, न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक विधिक संरक्षक कहलाता है। अब और तीसरा है विधिपूर्ण संरक्षक। लॉफुल गार्जियन किसे कहेंगे? कोई भी व्यक्ति, इसको हमने लिखा है कोई भी व्यक्ति जिसके तात्कालिक अभिरक्षा में बच्चा हो, यह विधिपूर्ण संरक्षक माना जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में बस ड्राइवर है, स्कूल के समय बच्चा बस ड्राइवर के गार्जियनशिप में है। नौकर के द्वारा, ड्राइवर के द्वारा यदि बच्चे को स्कूल छोड़ा जा रहा है तो स्कूल बस में बैठा हुआ छात्र, बैठा हुआ बालक या बालिका उस बस ड्राइवर की अभिरक्षा में है, और यदि वहां से उस बालक या उस स्कूल बस से यदि बालक या बालिका को ले जाया जाए तो यह अपराध, किडनैपिंग का अपराध घटित होगा। कानून ये मानती है कि वह बालक या बालिका का अपहरण, मतलब किडनैपिंग, अपहरण ड्राइवर की अभिरक्षा से, जो लॉफुल गार्जियन था, विधिपूर्ण संरक्षक है, उसकी संरक्षकता से बाहर ले जाया गया। ऐसे ही स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल का प्रधानाचार्य है, यदि स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल या स्कूल से किसी बच्चे का अपहरण होता है, ले जाया जाता है, स्कूल के प्रिंसिपल के अनुमति के बिना किसी बच्चे को स्कूल से यदि ले जाया जाता है तो यह भी एक अपराध होगा, और यह अपराध है किडनैपिंग का। ये माना जाएगा कि स्कूल 10 से 5, अगर सुबह 10 से लेकर के शाम 5 बजे तक का स्कूल है तो सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो गार्जियन है, जो अभिभावक है, वह उस स्कूल का प्रिंसिपल है, वह उस स्कूल का विधिपूर्ण गार्जियन है, लॉफुल गार्जियन है, और उसकी अनुमति के बिना बच्चे को ले जाना यह अपराध माना जाएगा, और उस अपराध का नाम है किडनैपिंग। निश्चित आयु ये रखी गई कि 16 वर्ष का बालक अपनी सहमति देने के लिए परिपक्व नहीं होता। 18 वर्ष से कम आयु की बालिका अपने विषय में अच्छे और बुरे में अंतर स्थापित करने के लिए सक्षम नहीं मानी जाती। इसीलिए एक निश्चित आयु के 16 वर्ष का बालक और 18 वर्ष से आयु की बालिका की सहमति से भी यदि ले जाया गया हो किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसकी सहमति कानून में सहमति नहीं मानी जाती, क्योंकि ऐसे उम्र के व्यक्ति अपने विषय में अच्छे और बुरे के विषय में निर्णय लेने के लिए अक्षम माने जाते हैं। इसीलिए एक तरफ मैंने, स्क्रीन पर आप देखें तो एक तरफ मैंने लिखा है बालक 16 वर्ष, बालिका जो मेल एंड फीमेल है, फीमेल चाइल्ड की एज 18 ईयर्स, सहमति सक्षम नहीं मानी जाती। सहमति सक्षम नहीं है कंसेंट देने के लिए, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू गिव कंसेंट। इसलिए नहीं सक्षम है कि कानून ये प्रिज्यूम करती है, यह सामाजिक अवधारणा नहीं कि समाज मानता है या माता पिता मानते हैं कि 18 वर्ष या 16 वर्ष। ये जो एज डिसाइड की गई है, दैट इज डिसाइडेड बाय द लॉ। लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि 16 वर्ष से कम आयु का बालक, 18 वर्ष से कम आयु की बालिका मानसिक रूप से अपरिपक्व होते हैं, मैच्योर नहीं होते, मेंटली मैच्योर नहीं होते कि वे अच्छे और बुरे में अपने विषय में निर्णय ले सकें। इसलिए यदि 16 वर्ष से कम आयु के बालक को या 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को उसकी सहमति से भी ले जाया गया हो, तो ये माना जाएगा कि वह किडनैपिंग का अपराध है, क्योंकि उसकी सहमति का कानून में कोई अर्थ ही नहीं है और सहमति देने के लिए सक्षम नहीं मानी जाती है। यदि वह माता पिता के घर से अपनी सहमति से अगर उसे कोई ले गया हो तो कानून ये कहता है कि ये अपहरण का, मतलब किडनैपिंग का अपराध है। अब नेक्स्ट इसको देखने का प्रयास करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण केस है किडनैपिंग पर। केस स्क्रीन पर देखें, मैंने एक तरफ लिखा है एस वरदराजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट। यह सुप्रीम कोर्ट का केस है। मैंने संक्षेप में इसके तथ्य को लिखा है कि अवयस्क सावित्री नाम की बालिका के द्वारा अभियुक्त को एक निश्चित स्थान पर बुलाना और उसे अपने साथ ले जाकर के कोर्ट मैरिज करना। अब इसमें एक लिखा गया कि टेकिंग अ माइनर गर्ल फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप इज एन एसेंशियल एलिमेंट। निर्णय आया कि वरदराजन अभियुक्त दोषी नहीं है। अब दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि अपराध की प्रकृति क्या है, संज्ञेय है और जमानती है।
नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और दूसरा है अशमनीय अपराध है, नॉन कंपाउंडेबल है। अब इस केस को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि यश वरदराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के केस में क्या घटना घटित हुई। ये तो मैंने संक्षेप में लिखा है स्लाइड में, केवल एक समझाने के लिए। तथ्य को परीक्षाओं में कैसे लिखेंगे, फैक्ट को कैसे लिखेंगे। केस का नाम हो गया, तथ्य लिखेंगे कि वरदराजन को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक बालिका के व्यपहरण के लिए, एक बालिका को उसके माता पिता की अनुमति के बिना उसके संरक्षकता से बाहर ले जाने के लिए अपराध में अभियोजित किया गया था। व्यपहरण के अपराध के लिए अभियोजित किया गया था, मुकदमा चलाया गया था। परंतु न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उसमें सावित्री नाम की एक बालिका, जो कि उस समय बीएससी कर रही होती है, बीएससी की छात्रा है, और स्वयं वह एक दूसरे से परिचित होते हैं, पहले से परिचित होते हैं। वह स्वयं अभियुक्त वरदराजन को फोन करती है और पत्र लिखती है। पत्र के माध्यम से वह उसे उस स्थान पर बुलाती है, जिस स्थान, एक निश्चित स्थान पर उसे बुलाती है कि तुम उस स्थान पर आओ और वहां से हम लोग एक साथ चलेंगे और विवाह करेंगे। बालिका के द्वारा उस बताए गए नियत स्थान पर अभियुक्त का पहुंचना और अभियुक्त के साथ वह बालिका कुछ महीनों तक अपने माता पिता के बिना बताए हुए माता पिता से वह दूर चली जाती है। चूंकि दोनों परिवार एक दूसरे से परिचित होता है, पीड़िता सावित्री के माता पिता के द्वारा अभियुक्त वरदराजन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करते हैं कि वह उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर यह तथ्य प्रकाश में आता है कि वह बालिका सावित्री स्वयं पुलिस के समक्ष बयान देती है कि वह स्नातक कर रही है, बीएससी कर रही है, और उसने ही स्वयं अभियुक्त को बुलाया अपने स्थान पर। दोनों विवाह करना चाहते थे, इसलिए उसने ही उस अभियुक्त को प्रेरित किया उसके साथ चलने के लिए, और जाकर के एक न्यायालय में, कोर्ट में उन दोनों ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विवाह भी कर लिया और वह पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। इसलिए अभियुक्त को व्यपहरण के अपराध का दोषी न माना जाए। उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील किए जाने पर, चूंकि प्रस्तुत मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोषी कर दिया था, अब दोषसिद्धि के विरुद्ध हाईकोर्ट ने भी दोषी कर दिया था, यह मानते हुए कि यह किडनैपिंग का अपराध है, व्यपहरण का अपराध है। अब सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या वरदराजन के द्वारा सावित्री, उस बालिका का जो कि 18 वर्ष से अपराध घटित होने के तिथि पर 18 वर्ष से कम आयु की थी, उसके माता पिता के अनुमति के बिना ले जाना वह किडनैपिंग का अपराध है या नहीं है। प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि व्यपहरण के अपराध के लिए जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है कि जहां कोई व्यक्ति किसी बालक या बालिका का जो 16 या 18 वर्ष से कम आयु की है, उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से अनुमति के बिना ले जाता है, वह व्यपहरण का अपराध करता है। तो इसमें जो टेकिंग अवे है, ले जाना, ये तत्व एब्सेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया कि प्रस्तुत केस मामले में जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त वरदराजन बालिका को नहीं ले गया, बल्कि बालिका ने ही अभियुक्त को ले जाने के लिए, अपने साथ आने के लिए विवश किया है। इसलिए जो किडनैपिंग का एक परम आवश्यक तत्व है, टेकिंग अवे, ये जो अभियुक्त की तरफ से एफर्ट किया जाना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें जो टेकिंग अवे शब्दावली है कि अभियुक्त जो है ही मस्ट हैव टेकन अवे, उसके द्वारा बालिका को ले जाया जाना चाहिए। इस प्रस्तुत मामले में बालिका ही
उस अभियुक्त को इंस्टिगेट करती, उकसाती है कि वह उसके साथ चले। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसमें यह साबित होता हो कि अभियुक्त के द्वारा बालिका को ले जाया गया हो। अतः इस आधार पर इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया किडनैपिंग का आरोप चार्ज आधारहीन है, मिथ्या है। अतः अभियुक्त को व्यापहरण के अपराध से, किडनैपिंग के अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह माना गया कि इसमें एक शब्दावली जो व्यापहरण के अपराध के लिए, किडनैपिंग के अपराध के लिए 2 तत्वों का होना आवश्यक है। एक तो एज का है कि बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए और उसके माता पिता उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से उसे बाहर ले जाया गया हो और सहमति के बिना ले गया। तो सहमति मान भी लिया जाए कि उसके माता पिता की सहमति के बिना ले गया, परंतु यहाँ पर ले जाना जो शब्दावली है, यह शब्दावली यह कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि इस मामले में बालिका ने ही बालिका के साथ हो, बालिका ने उसको उकसाया अपने साथ चलने के लिए, न कि अभियुक्त तो उस बालिका को ले गया। अतः इस तथ्य की अनुपस्थिति के आधार पर अभियुक्त को किडनैपिंग के चार्ज से मुक्त किया जाता है और दोष मुक्त किया जाता है। इसी तरह का एक केस है विद्याधर नाइक बनाम उड़ीसा राज्य का है। विद्याधर नाइक बनाम उड़ीसा राज्य के केस में विद्याधर नाइक को एक विवाहिता स्त्री को, जिसका अभी हाल ही में विवाह हुआ है, उसे किडनैप करने का, उसे व्यापहरण करने के अपराध के लिए अभियोजित किया गया था। तथ्य इस प्रकार से थे कि स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार से पीड़िता का विवाह ग्रामीण परिवेश में, उड़ीसा राज्य में स्थानीय रूढ़ियों के हिसाब से ऐसी परंपरा थी, उस दाम्पत्य पर, उस वर और कन्या पक्ष में इस प्रकार की स्थानीय परंपरा थी कि बालिका को पहले बालक के घर ले जाया जाता है, जबकि सामान्यतः वर पक्ष कन्या को लेने के लिए कन्या के घर पे जाता है, परंतु स्थानीय रूढ़ि और कस्टम के हिसाब से वहाँ पर बालिका ही पति को उसके घर जाती है ब्याहने के लिए, लेने के लिए। बीच में विद्याधर नायक और उसके सहयोगियों के द्वारा जिस रास्ते से, जंगल के जिस रास्ते से होकर के वो बारात जा रही होती है, वहाँ से विद्याधर नाइक और उसके सहयोगियों ने उस बालिका को, जो कि विवाह की रस्म पूरा करने के लिए अपने पति के, होने वाले पति के घर के समीप पहुंची ही है, कि विद्याधर नाइक और उसके सहयोगियों ने उसका वहाँ से व्यापहरण कर लिया। व्यापहरण इसलिए कर लिया कि उस समय उसकी जो आयु थी, उम्र थी, उस समय उसकी उम्र 21 वर्ष से कम आयु की थी। वर्तमान में 18 वर्ष कर दिया गया, पहले आयु जो 21 वर्ष, 18 और 21 वर्ष की थी, तो 21 वर्ष से कम आयु की थी और स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार से वो 21 वर्ष से कम आयु का विवाह करना उस परिवेश में, उस परिवार में वैध माना जाता था, यद्यपि कि कानून में ऐसा। अब उस बालिका को विद्याधर नाइक और उसके सहयोगियों के द्वारा वहां से व्यापहरण कर लिया जाता है। विद्याधर नाइक के विरुद्ध एफआईआर की जाती है, गिरफ्तार किया जाता है, न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाता है। इसे अभियुक्त अपने बचाव में एक तर्क लेता है कि व्यापहरण के अपराध के लिए एक तत्व का साबित किया जाना आवश्यक है। वह तत्व यह है कि उसे लाफुल गार्जियन, विधिपूर्ण संरक्षकता से बाहर ले जाया गया हो और वह बालिका उस समय उस बालिका का कोई विधिपूर्ण संरक्षक नहीं था, क्योंकि न तो उसके साथ उसके माता पिता थे और न तो उसका पति उसके साथ था। इसलिए प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के द्वारा किया गया कार्य अन्य कोई अपराध हो सकता है, परंतु यह व्यापहरण का अपराध नहीं हो सकता है। अतः इस आधार पर उसे व्यापहरण के अपराध से दोषमुक्त कर दिया जाए। परंतु विचारण न्यायालय ने उसे, ट्रायल कोर्ट ने उसे व्यापहरण के अपराध का, किडनैपिंग के अपराध का दोषी माना। अपील किए जाने पर उड़ीसा हाईकोर्ट के द्वारा भी
अभियुक्त को व्यापहरण के अपराध का दोषी माना गया। इसलिए दोषी माना गया कि उड़ीसा हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया कि जिस समय बालिका अपने पति के होने वाले पति के घर जा रही थी, उस समय यद्यपि पति उसके साथ नहीं था, परंतु फिर भी कानून लॉ प्रिज्यूम करती है कि उस समय यद्यपि उसका विवाह संपन्न नहीं हुआ था, पूर्ण नहीं हुआ था, परंतु उसका पति ही उस समय तत्कालीन वह उस अपने पति की अभिरक्षा में थी, कस्टडी में थी, और पति उसका लाफुल गार्जियन है, विधिपूर्ण संरक्षक है। अतः विधिपूर्ण संरक्षकता से सहमति के बिना किसी अवयस्क बालक या बालिका को ले जाना, यह किडनैपिंग का अपराध है। अतः अभियुक्त दोषी है और दोषी किया गया। यह दूसरा महत्वपूर्ण केस है इस किडनैपिंग के मामले पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस अपराध की प्रकृति, किडनैपिंग जैसे अपराध की प्रकृति मैंने लिखा है संज्ञेय 1, दूसरा है अजमानती 2, तीसरा है थर्ड है असमनीय अपराध है, जिसका समन नहीं किया जा सकता है। नेचर ऑफ ऑफेंस संज्ञेय है, अर्थात जैसे ही व्यापहरण की सूचना, किडनैपिंग की सूचना पुलिस को दी जाएगी, पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है कानून की तरफ से कि वह उस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले जिसका नाम व्यापहरण के लिए एफआईआर में दिया गया है। अर्थात अपराध इतना गंभीर है, संज्ञेय है, इसे प्रथम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रथम अनुसूची में संज्ञेय अपराध के रूप में दर्शित किया गया है कि जैसे ही पुलिस को यह सूचना प्राप्त होती है कि किसी 16 वर्ष या 18 वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका को ले जाया गया, उसकी इच्छा, उसके लाफुल गार्जियन की इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया है, उसी क्षण वह कार्य अपराध माना जाएगा और पुलिस बिना न्यायालय के आदेश ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम उस एफआईआर में दर्ज है गिरफ्तार कर सकती है। एक और ये मामला अजमानती है, अर्थात न्यायालय से जमानत मिलने की संभावना भी इसमें जमानत सामान्यतः नहीं मिलती है। अर्थात जब तक अन्वेषण न हो जाए, जब तक चार्जशीट न हो जाए, तब तक ऐसे अभियुक्त को न्यायालय जमानत नहीं देती, जमानत देने से अस्वीकार कर देती है। और अभियुक्त अधिकार पूर्वक जमानत की मांग भी नहीं कर सकता है जब तक कि चार्जशीट न आ जाए। सामान्यतः ऐसे अपराधों में जब तक पुलिस के द्वारा अन्वेषण समाप्त करके चार्जशीट न, आरोप पत्र दाखिल न कर दिया जाए कि अभियुक्त निर्दोष है या दोषी है, तब तक उसे जमानत नहीं मिलती है सामान्यतः। तो यह उसके गंभीरता को दर्शाता है कि यह कितना गंभीर है कि पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है बिना न्यायालय के आदेश के, और अभियुक्त को जमानत भी नहीं दिया जाता है। तीसरा इसका नेचर है कि अपराध असमनीय है। अपराध को गंभीरता के आधार पर उसे समनीय और असमनीय दो भागों में बांटा गया है। समन से तात्पर्य यहाँ पे विड्रॉ करने से, समन से तात्पर्य समझौता को साधारण भाषा में समझें कि कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब समझौता, ऐसे अपराध जो समझौता योग्य हैं, और लगा हुआ है असमनीय, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, असमनीय अपराध है। इसका तात्पर्य है कि वे अपराध जिसका समन न हो सके, जिसका समझौता से जो वापस न लिए जा सके। तो यह जो अपराध है यह असमनीय है, अर्थात यदि एफआईआर हो गई अपहरण की, व्यापहरण की, किडनैपिंग की, तो इसमें समझौता से मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता है। यह अपराध असमनीय है। कारण उसका यह है कि जो बड़े अपराध हैं उसको असमनीय बनाया गया है। असमनीय बनाया गया है कि पीड़ित चाह के भी माफ नहीं कर सकती है। पीड़ित या पीड़िता और अभियुक्त अपराधी के आपसी समझौते से अपराध को समाप्त नहीं किया जा सकता है, जो बड़े अपराध हैं। इसलिए कि हो सकता है कि अपराधी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पीड़ित या पीड़िता को दबाव में अपराध मुकदमे को वापस लेने के लिए दबाव बना रहा हो, और ऐसे अगर इसे कानूनी मान्यता प्रदान कर दी जाए तो यह एक प्रकार से बड़े अपराधियों को अपराध करने का लाइसेंस देने के समान माना जाएगा कि बड़ा अपराधी अपराध भी करेगा और उसे मालूम है कि कानून में प्रावधान है कि पहले तो अपराध करके भय उत्पन्न करेगा समाज में, और भय उत्पन्न करने के पश्चात पैसा दे करके, प्रलोभन दे करके उससे मुकदमा को वापस भी करा देगा। तो इसलिए कानून ऐसे कार्यों को
जो बड़े जघन्य अपराध हैं, मर्डर है, लूट है, अपहरण है, व्यापहरण, किडनैपिंग है, अबडक्शन है, ये ऐसे अपराध हैं जो केवल व्यक्ति विशेष से प्रभावित नहीं होता बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है। इसलिए कानून ऐसे अपराधों को वापस लेने की अनुमति किसी को नहीं दे, चाहे पीड़ित पक्षकार हो, चाहे समझौते से हो या अन्य किसी माध्यम से। तो यह अपराध असमनीय है। समाज में जो विधि के अनुसार कुछ छोटे अपराध हैं जिसमें कम दंड का प्रावधान है, उन अपराधों को अपराधी और पीड़ित आपसी समझौते से उस मुकदमे को वापस ले सकते हैं। उसका कारण यह है, इसके दो फायदे हैं। एक तो यह है कि सरकार पर न्यायालय के समक्ष जो लंबित वादों की संख्या है, वो लंबित वादों की संख्या भी कम हो सकेगी। बहुत से ऐसे मुकदमे हैं जिसमें 1 साल का कारावास है, 3 महीने का कारावास है, 2 वर्ष का कारावास है। लंबित वादों की संख्या भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष आपराधिक जो मामले हैं, लंबित वादों की संख्या करोड़ों में है। 8.5 करोड़ मामले जो है वो आपराधिक मामले लंबित हैं। तो आप समझ सकते हैं उसमें बहुत से ऐसे अपराध हैं जिसमें सज़ा 2 वर्ष 1 वर्ष की है। तो अगर ऐसे अपराधों को समनी बना दिया गया है, कुछ अपराध समनी भी हैं, तो समनी बनाने से वह अपराध, अगर पीड़ित और अपराधी दोनों उस मामले को वापस ले लेंगे तो इससे जो फ़ायदा होगा और वह फ़ायदा ये होगा, एक तो न्यायालय में मुकदमेबाजी, लंबित वादों की संख्या कम हो जाएगी और जो अन्य बड़े अपराध हैं, महत्वपूर्ण वाद हैं, उसका शीघ्र निस्तारण होगा। दूसरा, जो राज्य पर अनावश्यक खर्चा है कि 1 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष के कारावास में उसकी भी पेशी के लिए पुलिस को गाड़ी भेजना, जेल में रखना, अभियुक्त के रख रखाव पर खर्चा करना, तो ये जो सरकार का अनावश्यक खर्चा है उस पर भी कमी आएगी और न्यायालय के समक्ष जो लंबित वादों की संख्या है इसको भी कम किया जा सकेगा। इन 2 बातों को ध्यान में रखते हुए छोटे अपराधों को समन किया जा सकता है। छोटे अपराध समनीय हैं, वापस लिए जा सकते हैं। परंतु जो बड़े अपराध हैं, जैसा कि मैंने बताया, हत्या, लूट, डकैती, रेप, बलात्संग और अपहरण या व्यापहरण, ये अपराध समनीय नहीं हैं, ये असमनीय अपराध हैं। इनको आपसी समझौते से वापस नहीं लिया जा सकता है। इसी का उल्लेख मैंने इस अपराध में किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर देखें। धारा 139 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का प्रावधान करती है कि किडनैपिंग ऑफ चाइल्ड फॉर फोर्स लेबर, बलात्श्रम के लिए, बच्चे से ज़बरदस्ती काम कराने के लिए किया गया किडनैपिंग, प्राय देखने में आता है कि जो गैंग होती है, गिरोह होती है, वह बच्चों का किडनैपिंग करके उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉयट करते हैं, उनका शारीरिक शोषण करते हैं। मैक्सिमम पर कारावास मैंने लिखा है स्क्रीन पे 10 वर्ष का है। फिरौती के लिए बच्चों का उठाते हैं, उसमें प्रावधान कर दिया गया, मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया, आजीवन कारावास का प्रावधान कर दिया गया है कि जहां बालकों का अपहरण जो है फिरौती के लिए, पैसा धनुगाही के लिए किया जाता है, उसमें कठोर कारावास का प्रावधान होगा। मारने के आशय से, उनकी मृत्यु करने के आशय से किया गया है अगर किडनैपिंग, तो उसमें 10 वर्ष के सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण वाद है इस पर, किडनैपिंग पर। स्क्रीन पर आप देखें, मैंने उसको लिखा, हरियाणा राज्य बनाम राजाराम, AIR 1977, 1973 सुप्रीम कोर्ट। अब एक तरफ मैंने इस केस के फैक्ट को लिखा, तथ्य लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु की बालिका को प्रत्यर्थी राजाराम के द्वारा पिता की संरक्षकता से ले जाना और उस बालिका को किसी दूसरे अभियुक्त को हैंडओवर कर देना, सुपुर्द कर देना। निर्णय क्या हुआ इसमें? ट्रायल कोर्ट विचारण न्यायालय के द्वारा दोषसिद्ध की गई राजाराम की, हाई कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। हाई कोर्ट के द्वारा दोषमुक्त किया गया, पुनः अपील किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्ध कर दिया और इसीलिए इस केस का नाम है हरियाणा राज्य बनाम राजाराम। पहले शुरुआत में भी केस रहा होगा, चूँकि हरियाणा राज्य का है तो पहले स्टेट बनाम अपराधी, चूँकि ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्ध कर दिया तो अभी अपील गया होगा, राजाराम बनाम हरियाणा राज्य हुआ होगा हाई कोर्ट में,
वहाँ से राजा राम के पक्ष में निर्णय आया होगा और अग्रीड पीड़ित पक्षकार अब यहाँ पे राज्य हो गया, तो स्टेट अपील करता है, हरियाणा राज्य अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में कि हाई कोर्ट ने जो दोष मुक्ति की थी वह गलत है। अब इन दोनों में क्या तत्व सुप्रीम कोर्ट को लगा जिसके आधार पर इसे किडनैपिंग माना जाए? मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप देखें स्क्रीन पर, टेकिंग अवे एंड इंटाइसिंग बोथ। दो तत्व हैं कि किडनैपिंग के अपराध गठित करने के लिए एक तो बालक या बालिका को ले जाया गया हो, ही और सी, जो बालिका है या जो बालक है या बालिका है, ही और सी मस्ट हैव बीन टेकन अवे बाय द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के द्वारा उससे ले जाया गया हो और प्रलोभन दिया गया हो, इंटाइस किया गया, उससे चलने के लिए कुछ प्रलोभन दिया जाना। अगर ये दो तत्व न्यायालय के समक्ष साबित कर दिए जाएं तो किसी भी अभियुक्त को किडनैपिंग के अपराध के लिए, व्यापहरण के अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया जा सकता है। अब इसका विस्तार से इसमें तथ्य देखें कि हरियाणा राज्य बनाम राजा राम के केस में क्या घटना क्या घटित हुई। राजा राम के द्वारा एक बालिका को, 14 वर्ष से कम आयु की बालिका को, उसके माता पिता की अनुमति के बिना संरक्षकता से, गार्जियनशिप से बाहर ले जाने के लिए, व्यापहरण के अपराध के लिए अभियोजित किया गया था। और राजा राम प्रायः पीड़ित बालिका के घर पहले से परिचित था, वह उसके घर आया जाया करता था और इसी दौरान उस बालिका पर उसकी नज़र पड़ती है और राजा राम का एक सहयोगी मित्र जो कि बालिका के घर वो भी प्राय आता जाता था, परंतु अभियुक्त और बालिका के प्रेम संबंधों की जानकारी माता पिता को होने पर माता पिता के द्वारा राजा राम के उस दोस्त को, जिसका कि इस बालिका से उसका संबंध था, उसको मना कर दिया गया। बालिका के माता पिता के द्वारा जब उस व्यक्ति को आने से घर पे मना कर दिया गया तो उसने अपने मित्र राजा राम को उसके घर भेजने लगा कि वह बालिका के संपर्क में रहे और बालिका को प्रलोभन दे, लालच दे कि वह उसके घर आएगी तो वह उससे विवाह करेगी तो सुखी और संपन्न एक जीवन व्यतीत करेगी, जबकि उसका पिता गरीब है, निर्धन है। राजा राम अभियुक्त के द्वारा बार बार बालिका के घर आना और उस बालिका को उकसाना कि यदि वह अपने माता पिता के साथ रहेगी, उनके द्वारा निर्धारित विवाह करेगी तो वह निश्चित ही किसी गरीब के परिवार में जाएगा और तुम यदि मेरे मित्र के, उस राजा राम के मित्र के घर अगर जाओगी, उससे विवाह करोगी तो वह तुम्हें अच्छे, उसे आर्थिक रूप से संपन्न है, पैसे से संपन्न है, तुम्हें सारी सुख सुविधाएं देगा। इस आश्वासन पर राजा राम उस बालिका को उसके घर से तैयार कर लेता है और वो बालिका राजा राम के साथ उसके अपने माता पिता के घर से चल देती है। ऐसा विश्वास होने पर बालिका के माता पिता ने राजा राम और उसके राजा राम के मित्र के विरुद्ध FIR दर्ज कराते हैं कि इन लोगों ने उसकी पुत्री का उसके अनुमति के बिना उसे प्रलोभन दे करके, लालच दे करके उससे उसका किडनैपिंग किया हुआ है, व्यापहरण किया है। अब इस आधार पर पुलिस के द्वारा राजा राम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राजा राम का यह कहना कि उसने किडनैपिंग का अपराध नहीं किया, बल्कि जहां से बालिका बरामद हुई है, जहां से पकड़ी गई है, उस व्यक्ति का, उसका मित्र ही केवल व्यापहरण के अपराध का दोषी है। राजा राम तो एक मध्यवर्ती मीडिएटर का काम किया है। वह उस बालिका ने ही बताया कि अब वह उसी के साथ रहना चाहती है, तो राजा राम उस बालिका को सुरक्षित वहां पर पहुंचा दिया। उसके पश्चात उससे उसका कोई संबंध नहीं है। न्यायालय के द्वारा इस तर्क को मानने से न्यायालय ने इनकार कर दिया और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी उच्चतम न्यायालय ने भी निर्णित किया कि राजा राम, अब इस केस में जो मैंने जैसा आपको उस पर बताया है कि ट्रायल कोर्ट में जब ये मामला आया, चार्जशीट आई, तो ट्रायल कोर्ट ने दोषी सिद्ध कर दिया राजा राम को। राजा राम भी दोषी है, इसने प्रलोभन दिया, पीड़िता के मस्तिष्क, इसका ब्रेन वॉश किया, उसके मस्तिष्क में वे बातें भरी कि एक ऐसे परिदृश्य का निर्माण किया जिसमें कि वह अगर उसके मित्र के घर जाएगी तो सुखी रहेगी। इस प्रलोभन में बालिका को ले गया, अतः वह व्यापहरण के अपराध का दोषी है। अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय ने
अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। अब पुनः स्टेट अपील करती है और हरियाणा राज्य बनाम राजाराम के बाद में यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आता है। अब सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय करना है कि क्या ट्रायल कोर्ट का विचारण न्यायालय का निर्णय सही है या हाई कोर्ट का निर्णय। प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि अभियुक्त का, राजाराम का, बालिका को उकसाना, बालिका को यह लालच देना, इंड्यूस करना, प्रलोभन देना कि उसके मित्र के साथ यदि वह विवाह करेगी, उसके मित्र के घर रहेगी तो वह उसे अच्छी तरह से रखेगा, यह कथन एक इंटाइसमेंट की कैटेगरी में आता है, प्रलोभन देने की कैटेगरी में आता है। एक कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरा कंडीशन कि बालिका को, उस 14 वर्ष की अवयस्क बालिका है, उससे माता पिता के अनुमति के बिना ले जाना यह अपराध है। यद्यपि वह बालिका का कहना कि वह अपनी इच्छा से गई थी, वह स्वयं स्वेच्छा से गई थी, न्यायालय ने निर्णित किया कि बालिका की सहमति, कंसेंट महत्वहीन है, क्योंकि 21 वर्ष से कम आयु की बालिका, उस समय जो कानून था भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 360-61 के अंतर्गत व्यापहरण का अपराध को जो परिभाषित किया गया था कि 21 वर्ष से कम आयु की बालिका को उसके माता पिता या विधिपूर्ण संरक्षकता से बाहर ले जाना यह अपराध माना जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि अपराध के, व्यापहरण के अपराध के लिए, किडनैपिंग के अपराध के लिए जो 2 तत्व होने चाहिए, एक प्रलोभन इंटाइसमेंट और दूसरा है टेकिंग अवे, दोनों तत्व मौजूद हैं। अतः राजाराम और उसका मित्र व्यापहरण के अपराध के दोषी हैं और दोष सिद्ध किया गया। तो यह एक केस, इस पर किडनैपिंग पर बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी पर केस एक आर बनाम प्रिंस का 1875 मैंने लिखा है, स्क्रीन पर आप देखें, हाउस ऑफ लॉर्ड कहीं लिखा हुआ, क्वीन बेंच डिवीज़न। ये इंग्लिश केस है। इस इंग्लिश केस को यहाँ उल्लेख करना, हेनरी प्रिंस को, इस वाद में प्रिंस जो अभियुक्त है उसका नाम हेनरी प्रिंस है। हेनरी प्रिंस को 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के अपहरण के लिए अभियोजित किया गया था। जिस अधिनियम के अंतर्गत अभियोजित किया गया था वह, उस अधिनियम का नाम है द ऑफेंसेज अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1861 के अंतर्गत इसे दोषसिद्धि की गई थी। अब अभियुक्त का तर्क इसमें था, आर बनाम प्रिंस की केस में, कि हेनरी प्रिंस का यह तर्क कि बालिका यद्यपि 16 वर्ष से कम आयु की थी, परंतु देखने में 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रतीत हो रही थी। बालिका ने स्वयं अपनी उम्र 18 वर्ष से अधिक आयु की बताई। अतः इस विश्वास पर अभियुक्त का उस बालिका को उसके माता पिता के घर से ले जाना, इस विश्वास के साथ कि वह वयस्क है, 18 वर्ष से अधिक आयु की है, उसने इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं किया और कोई उसका दूषित आशय नहीं था। परंतु अभियुक्त के इस तर्क को मानने से न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने निर्णित किया कि किसी व्यक्ति का यह गलत विश्वास कि बालिका की उम्र अधिक है, यह गलत तथ्यों पर आधारित विश्वास है और इस आधार पर अभियुक्त का यह तर्क कि बालिका 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रतीत हो रही थी, सामान्यतः उस बालिका की जो संरचना थी वो 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रतीत हो रही थी, इसलिए इस विश्वास के साथ अभियुक्त का ले जाना अपराध नहीं है। न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के तर्क को अस्वीकार करते हुए उसे व्यापहरण के अपराध का दोषी मानते हुए दोष सिद्ध किया गया। अब इस कार्य को भारतीय परिवेश में, भारत में अभी भी इस केस को, अंग्रेजी केस को, इसको डिस्कस किया जाता है कि व्यक्ति का जो दूषित आशय है, मेंटल जो गिल्टी इंटेंशन है, ऐसे जो अपराध हैं जिन अपराधों में व्यक्ति के दूषित आशय को साबित करने, दूषित आशय को स्वीकार नहीं किया जाता, यह कार्य ऐसे जो कुछ अपराध हैं जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व की श्रेणी में आते हैं, जिसमें व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को दूषित आशय के अभाव में भी अपराध मान लिया जाता है। ये इस प्रकार के कृत्य हैं, अपहरण और व्यापहरण उसी में से एक कृत्य आता है जहाँ पे व्यक्ति का आशय दूषित न भी हो तो भी उस कार्य को
अपराध माना जाता है, उसमें दूषित आशय के साबित करने की अनुमति अभियुक्त को नहीं दी जाती है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब देखें अपहरण का अपराध। ये तो व्यापहरण हो गया, किडनैपिंग हो गया, किडनैपिंग व्यापहरण। अब यह है अपहरण का, एब्डक्शन जिसको बोलते हैं। अपहरण को धारा 138 के अंतर्गत परिभाषित किया गया। स्क्रीन पर आप देखें, लिखा है धारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 138 138 ये प्रावधानित करती है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए बल द्वारा या धोखे से विवश करना, यह अपराध है और उस अपराध का नाम है अपहरण। अपहरण के अंतर्गत जो परम आवश्यक तत्व है कि किसी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध ले जाना, बलपूर्वक ले जाना या धोखे से ले जाना, यह अपहरण माना जाएगा। दूसरी तरफ मैंने स्क्रीन पर लिखा है लैक ऑफ कंसेंट ड्यू टू फोर्स और डिसीट। इसमें सहमति होती ही नहीं है। सहमति इसलिए नहीं होती कि उसे बलपूर्वक ले जाता है, और डिसीट पूर्वक, प्रवंचना पूर्वक, धोखे से ले जाता है। अब अपहरण के अपराध के लिए जो परम आवश्यक तत्व यह है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट जो अपहरण का है, एब्डक्शन का है, वह यह है किसी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया हो, पहला। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को बलपूर्वक या प्रवंचनापूर्वक शब्दावली का प्रयोग किया गया, ऐसे व्यक्ति को बलपूर्वक या धोखे से ले जाया गया हो। दो तत्व जैसे ही न्यायालय में साबित होगा, उस व्यक्ति को अपहरण के अपराध का दोषी माना जाएगा। बलपूर्वक किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध एक कदम जाने के लिए विवश करना, यह अपहरण का अपराध माना जाता है। कानून ये कहती है कि जहां पर किसी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कंपेल किया जाता है, वह क्षणिक विस्थापन भी अपहरण की कोटि में आता है। इसको इस रूप में समझे उदाहरण के माध्यम से। जैसे यदि एक व्यक्ति जो इलाहाबाद से, प्रयागराज से बनारस के लिए जाने के लिए सड़क पर खड़ा है, और वह प्रयागराज में एक आती हुई उस कार से लिफ्ट लेता है, कार सवार को रोकने के लिए कहता है, उससे पूछता है कि वह कहाँ जाना चाहता है। कार सवार रोक देता है और कार सवार कहता है कि वह बनारस जाएगा। इस विश्वास के साथ वह व्यक्ति कार ड्राइवर के साथ कार में सवार हो जाता है। सहमति जो दी गई है उस व्यक्ति की कार चालक के साथ जो चलने की, वह सहमति बनारस तक जाने की है। अब यदि कार चालक उस व्यक्ति को बनारस न छोड़कर बल्कि बनारस से 10 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे भी छोड़ता है, तो बनारस से आगे एक कदम गाड़ी का जाना, यह माना जाएगा कि कार ड्राइवर ने उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक उसे ले गया और वह अपहरण के अपराध का दोषी माना जाएगा। प्रायः इस प्रकार के दृष्टांत और उदाहरण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको समस्या के रूप में बना करके कि प्रस्तुत समस्या में कौन सा अपराध हुआ है, अपहरण का अपराध होगा, गठित होगा या नहीं होगा, विधिक प्रावधानों के संदर्भ में विवेचना करें। तो वहाँ पर इसको इस रूप में देखना और समझना है। अब आते हैं, अपहरण पर एक केस है। स्क्रीन पर आप देखें, मैंने इसको लिखा है राजकुमार अपहरण केस के नाम से। बहुत महत्वपूर्ण केस है किडनैपिंग पर, अपहरण पर। अब इस केस में घटना क्या घटित हुई, 30 जुलाई 2000 को कन्नड़ फिल्म अभिनेता डॉक्टर राजकुमार को चंदन तस्कर वीरप्पन के द्वारा अपहरण कर लिया गया। इस केस का पूरा नाम क्या है, अब्दुल करीम वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट। यह रियल इनफैक्ट केस यही है, अब्दुल करीम वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट। और दिस केस इज पॉपुलरली नोन एज राजकुमार एब्डक्शन केस, राजकुमार अपहरण केस के नाम से यह प्रसिद्ध है। यह केस CRPC जो पहले दंड प्रक्रिया कानून था उसकी धारा 321 थी, 21 के अंतर्गत भी यह इम्पॉर्टेंट केस है। अब राजकुमार अपहरण केस को
के तथ्य को समझने का प्रयास करें कि वास्तव में इसमें घटना क्या घटित हुई। 30 जुलाई सन 2000 को कर्नाटक, साउथ इंडिया कर्नाटक के प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार का अपहरण वहां पर चंदन तस्कर वीरप्पन के द्वारा कर लिया गया और वीरप्पन ने अपहरण करने के पश्चात वीरप्पन अपने सहयोगियों के, उसके कुछ सहयोगी जो जेल में बंद थे और जिसके खिलाफ टाडा लगाया गया था, वीरप्पन के सहयोगियों के विरुद्ध लगाए गए आपराधिक मुकदमे वापस लेने के लिए वीरप्पन ने सरकार को अपना प्रस्ताव भेजा कि वह राजकुमार को तभी छोड़ेगा, फिर अभिनेता को तभी रिहा करेगा जब वीरप्पन के द्वारा की गई सभी मांगें स्वीकार कर ली जाए, जिसमें कि वीरप्पन के विरुद्ध लूट, डकैती और हत्या के बहुत सारे मुकदमे सरकार ने कर रखे थे। वीरप्पन के विरुद्ध सभी आपराधिक मुकदमे वापस लिए जाएं, उनके सहयोगी जो जेल में बंद हैं उनको रिहा किया जाए, तभी वह कन्नड़ अभिनेता राजकुमार को रिहा करेगा। राजकुमार की गिरफ्तारी पूरे कर्नाटक में एक आंदोलन का कारण बन गई। पूरा जन आंदोलन हो गया वहाँ पे कि उन्होंने, लगता है वहाँ की जनता को, कि वह अपने अभिनेता को, एक लोकप्रिय अभिनेता को खो देंगे। और चंदन तस्कर बार बार धमकी दे रहा था कि अब इनको मार दिया जाएगा। पूरी जनता उद्वेलित हो गई कि राजकुमार को वापस किया जाए। सरकार भी दबाव में आ गई, प्रेशर में आ गई और सरकार ने निर्णय लिया, कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अब वीरप्पन के विरुद्ध लगाए गए सभी आपराधिक मुकदमे और उनके सहयोगियों को जेल से रिहा करते हुए राजकुमार को वापस लाया जाए। जब कैबिनेट का यह निर्णय लिया गया, उसी क्षण अब्दुल करीम नाम का व्यक्ति कर्नाटक सरकार के उस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देता है और उस चुनौती में कर्नाटक सरकार के उस फैसले को चुनौती देता है जिसमें कर्नाटक की तत्कालीन सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत यह प्रावधान दिया है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आपराधिक मुकदमे को वापस ले सकती है। और उसी प्रावधान के तहत सरकार ने मुकदमे वापस लेने का निर्णय किया। उच्चतम न्यायालय में सरकार के उस फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता अब्दुल करीम के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अब्दुल करीम का मृतक पुत्र, जो कि पुलिस अधिकारी था और चंदन तस्कर वीरप्पन को गिरफ्तार करने के लिए कर्नाटक के जंगलों में जब उसने रेड डाली थी, जब उसको गिरफ्तार करने के लिए गया था, तो चंदन तस्कर वीरप्पन और उसके सहयोगियों के द्वारा घात लगाकर उस पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें अब्दुल करीम का पुत्र मारा गया। याचिकाकर्ता का यह तर्क था उच्चतम न्यायालय के समक्ष कि उसके पुत्र की शहादत बेकार जाएगी और पुलिस का मनोबल कम होगा यदि वीरप्पन के समक्ष सरकार घुटने टेक देगी और उसकी नाजायज मांगों को स्वीकार कर लेगी। अतः सरकार के इस फैसले को पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय सरकार के इस फैसले पर रोक लगाए। उच्चतम न्यायालय याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए यह निर्णित किया कि कर्नाटक सरकार अपने फैसले पर पुनः विचार करे, वरना ऐसे अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए कोई भी पुलिस अधिकारी जाने के लिए एक बार सोचेगा और पुलिस का मनोबल भी कम होगा। अतः सरकार इस अपहरण के मामले को निस्तारित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चंदन तस्कर वीरप्पन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करे, न कि इस प्रकार के निर्णय को लागू करे और उसके सहयोगियों को छोड़ा जाना, अब उसके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन को वापस लिए जाने के निर्णय पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी। कहने का तात्पर्य है कि अपहरण पर संबंधित, किडनैपिंग, एब्डक्शन पर संबंधित उच्चतम न्यायालय का यह केस, राजकुमार अपहरण केस, अब्दुल करीम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका विस्तार से उल्लेख मैंने आपको किया है। तो यह एक प्रकार से अपहरण और व्यापहरण पर तथ्यात्मक जानकारी हो गई। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत जो भी कानूनी प्रावधान है उसका मैंने विस्तार से उल्लेख किया और सुप्रीम कोर्ट के केस निर्णयों को मैंने विस्तार से चर्चा किया।
अब देखें दोनों में अपहरण और व्यापहरण में डिफरेंस क्या है, मौलिक अंतर क्या है। तो इसको स्क्रीन पर आप देखें, मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। यदि एक तरफ अपहरण को लिखा जाए तो मैंने लिखा है कि अपहरण में बल या धोखा नहीं होता, आयु 18 वर्ष से कम आयु का है, बल या धोखा आवश्यक है, किसी अवयस्क व्यक्ति का अपहरण। अब इसमें एक इसको थोड़ा सा किडनैपिंग का जो अपराध है, व्यापहरण का अपराध, इसमें हिंदी के रूप में थोड़ा बड़ा कन्फ्यूजन होता है व्यापहरण और अपहरण के अपराध के लिए। यह व्यापहरण का अपराध इसे माना जाए, व्यापहरण में बल या धोखा नहीं होता, और व्यापहरण के अपराध के लिए एक निश्चित आयु है। यह व्यापहरण, इसको मैं स्क्रीन पर लिखूं, व्यापहरण का अपराध संशोधन किया, व्यापहरण में बल या धोखा नहीं है। दूसरा है आयु संबंधी 18 वर्ष बालिका की, 16 वर्ष से बालक की आयु है। दूसरी तरफ मैंने लिखा है अपहरण के अपराध के लिए बल और धोखा आवश्यक है, और किसी अवयस्क व्यक्ति का भी अपहरण हो सकता है। अवयस्क से तात्पर्य यहाँ पे 16 और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से है। व्यापहरण का अपराध एक निश्चित आयु के व्यक्ति का होता है, कि जैसा मैंने बताया व्यापहरण मतलब यहाँ व्यापहरण और अपहरण थोड़ा सा कंफ्यूजन इंग्लिश और हिंदी का। किडनैपिंग को समझें, किडनैपिंग का अर्थ ही है किडनैपिंग, बाल चोरी। तो किडनैपिंग के अपराध के लिए, व्यापहरण के अपराध के लिए बालक की उम्र 16 वर्ष और बालिका की उम्र अपराध घटित होने के तिथि पर 18 वर्ष से कम की होनी चाहिए। जबकि अपहरण के अपराध के लिए अपहरण सामान्यतः वयस्क व्यक्ति का हो सकता है, जो वयस्क है, जो 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति है, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध चलने के लिए कर दिया गया, उसे उसके इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक उसे ले जाया गया, ये जो है ये अपहरण का अपराध है। व्यापहरण के अपराध में बल का प्रयोग और धोखे का प्रयोग का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बालक या बालिका उस स्थिति में उसे प्रवंचना या बल का प्रयोग न भी किया गया हो तो भी कानून ये कहती है कि बालक और बालिका को, एक निश्चित आयु के बालक या बालिका को उसके माता पिता या अभिभावक की संरक्षता से बाहर ले जाना, इसमें बल का तत्व विद्यमान है। अपहरण के लिए बल का तत्व होना आवश्यक है। अगर वयस्क व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का मेल पुरुष है और 18 वर्ष से अधिक आयु की जो बालिका है, 16 वर्ष से अधिक आयु का जो बालक है पुरुष, अगर वह अपनी स्वेच्छा सहमति से किसी व्यक्ति के साथ जाते हैं तो वह सहमति जो है, स्वेच्छा सहमति, उस अपहरण के अपराध को शून्य बना देती है। अर्थात जहाँ सहमति है वहाँ अपहरण नहीं है। जहाँ पर यह साक्ष्य न्यायालय के समक्ष ला दिया गया कि इन्होंने स्वयं फोन किया है चलने के लिए और बाद में कहते रहे कि नहीं हमारा यह अपहरण हो गया, तो न्यायालय उस स्तर को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सहमति अपहरण के अपराध को शून्य कर देती है, समाप्त कर देती है। और यदि सहमति के बिना बलपूर्वक ले गया है तो यह माना जाएगा कि यह अपहरण का अपराध घटित हुआ है। तो अपहरण के अपराध और व्यापहरण के अपराध के लिए एक तो उम्र वाला है, एज का डिफरेंस है, कि जो किडनैपिंग का अपराध है एक निश्चित आयु के व्यक्ति के विरुद्ध होता है, जबकि अपहरण का अपराध किसी भी आयु के व्यक्ति के विरुद्ध हो सकता है। दूसरा, सहमति का व्यापहरण, किडनैपिंग के अपराध के लिए, व्यापहरण के अपराध के लिए सहमति महत्वहीन होती है, और क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपनी सहमति देने के लिए सक्षम नहीं माने जाते, जबकि अपहरण के अपराध में सहमति एक महत्वपूर्ण तत्व है। अपहरण के अपराध में यदि सहमति है तो अपराध नहीं होगा। अर्थात देखें, कंसेंट, दोनों अपराध, दोनों में कंसेंट का बहुत रोल है। किडनैपिंग के अपराध के लिए सहमति देने के लिए जो बालक बालिका हैं सक्षम होते ही नहीं हैं, और अपहरण के अपराध के लिए वह कार्य जो है सहमति के बिना किया जाता है। अगर सहमति से किया जाए तो अपहरण अपराध होगा ही नहीं। तीसरा जो डिफरेंस इन दोनों में है कि अपहरण के अपराध में बलपूर्वक व्यक्ति को ले जाया जाता है, धोखे से या बलपूर्वक उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया जाता है।
बलपूर्वक तात्पर्य यहाँ पे उसको भय दिखा करके, क्षति का भय दिखा करके उसको ले जाया जाता है। यह अपहरण के अपराध के लिए आवश्यक तत्व है। जबकि व्यपहरण के लिए बल का प्रयोग आवश्यक नहीं है। बिना बल प्रयोग किए, बिना प्रवंचना किए, बिना धोखे से व्यक्ति को ले जाना, 18 वर्ष और 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को ले जाना, यह किडनैपिंग का अपराध माना जाएगा। इसलिए इसमें प्रवंचना या धोखे का तत्व इसलिए अनुपस्थित है किडनैपिंग में, छोटे बच्चों के अपराध में, क्योंकि इसमें ये बालक इस समझ के होते नहीं कि उनके साथ जो किया जा रहा है वह प्रवंचना पूर्वक किया जा रहा है, धोखे से किया जा रहा है या आशय के साथ किया जा रहा है। क्योंकि ये कानून मानती है कि इस निश्चित आयु के व्यक्ति, 16 और 18 वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका इस बात को समझने के लिए अक्षम होते हैं कि उन्हें धोखे से ले जाया जा रहा है या उन्हें अच्छे आशय के साथ, अच्छे विचार के साथ ले जाया जा रहा है। वह इस बात को समझने में असमर्थ होते हैं। जबकि वयस्क व्यक्ति है, वह समझता है कि उसके ऊपर प्रेशर है, दबाव से उसे ले जाया जा रहा है, भय दिखा करके उसको ले जाया जा रहा है या धोखे में डालकर ले जाया जा रहा है। इसलिए धोखे का तत्व और बलपूर्वक ले जाना, यह तत्व अपहरण के अपराध के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो इस रूप में अपहरण और व्यपहरण में मैंने जो डिफरेंस आपको बताया, ये भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत अपहरण और व्यपहरण में क्या अंतर किया गया है। एक उम्र का, एज का किया गया है, दूसरा सहमति के आधार पर दोनों में अंतर स्थापित कर सकते हैं, और तीसरा बल या धोखे के आधार पर दोनों में अंतर स्थापित कर सकते हैं। तो इस रूप में आपने देखा कि मैंने व्यपहरण और अपहरण से संबंधित सभी कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा किया। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत व्यपहरण और अपहरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है। भारत की सीमा से परे जो शब्दावली थी उसको इस अधिनियम के अंतर्गत सुधारा गया है। विधिपूर्ण लॉफुल गार्जियन क्या होंगे, प्राकृतिक गार्जियन क्या है, इसको मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया। और यह भी बताने का प्रयास किया कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अभियुक्त के साथ अगर जाने के लिए तत्पर है, जाता है, तो उस कार्य को व्यपहरण की कोर्ट में उस अपराध को किडनैपिंग की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, जैसा कि यस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य की केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण केस है, मैंने उस केस को भी, अपहरण क्या है, अपहरण के लिए एलिमेंट क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, और या अपहरण और किसी विशेष आशय विशेष के लिए किया जाए, बच्चों की चोरी किसी विशेष आशय के लिए किया जाए, बच्चे की किडनैपिंग किसी विशेष आशय के लिए किया जाए, जैसे फिरौती के लिए, जब बलपूर्वक कार्य कराने के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए, प्रॉस्टिट्यूशन के लिए। तो इन भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए जहाँ पे किडनैपिंग की जा रही है, वह किडनैपिंग के जितने भी स्वरूप हैं वह सारे स्वरूप, समस्त स्वरूप को भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। बच्चे की चोरी स्वयं एक अपराध, और बच्चे की चोरी किस उद्देश्य से की जा रही है उसको भी यहाँ पर किस उद्देश्य के लिए, कि बच्चे की चोरी वैश्यावृत्ति के लिए, बाल श्रम के लिए, या भीख मांगने के लिए, या जितने भी वैश्यावृत्ति के लिए, जितने भी इलीगल एक्ट के लिए बच्चे की चोरी है, बच्चे का किडनैपिंग है, उसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। और जैसा कि मैंने पहले भी इस पर चर्चा किया है किडनैपिंग और अबडक्शन का, कि किडनैपिंग और अबडक्शन अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसको संज्ञेय बनाया गया है, अजमानती बनाया गया, असमनीय बनाया गया है। और किडनैपिंग की दशा में भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि जिसे प्रतीत होता है कि उसके समझ किसी बच्चे का किडनैपिंग हो रही है, किसी बच्चे का व्यपहरण हो रहा है, तो उस हमले को निष्फल करने के लिए यदि व्यपहरणकर्ता की या अपहरणकर्ता की जान भी ले ली जाए तो यह कार्यक्षम है। भारतीय न्याय संहिता के धारा 34 से लेकर के 44 तक के जो प्रावधान हैं, जो शरीर और संपत्ति की संरक्षा के जो सुरक्षा के अधिकार दिए गए हैं, वहाँ पर एक आधार यह भी है कि अपहरण या व्यपहरण किए जाने की स्थिति में ऐसे अपराध को निष्फल करने के लिए हमलावर की यदि मृत्यु कारित कर दी जाए तो वह मृत्यु जायज़ है। इसे
विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद को भी उद्धृत कर सकते हैं, जिसमें कि इस केस का मैंने पहले ही उल्लेख किया हुआ है कि विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की केस में विश्वनाथ ने अपने ही बहनोई की मृत्यु कायद कर दी, जब उसके बहन को उसके बहनोई के द्वारा बलपूर्वक घर से खींच करके ले जाया जा रहा था। तो उच्चतम न्यायालय ने विश्वनाथ के उस कार्य को क्षम्य घोषित किया और कहा कि किसी भी ऐसी परिस्थिति में कोई भी भाई अपने बहन को बचाने के लिए इतना बल प्रयोग कर सकता है कि अपहरणकर्ता की जान भी ले ले तो अभी क्षम्य है। तो अपहरण और व्यापहरण के से संबंधित जितने भी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधिक प्रावधान, उससे संबंधित जो भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं, मैंने उसको विस्तार से बताने का प्रयास किया है। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि अपहरण और व्यापहरण से संबंधित जो भी केस, जो भी दृष्टांत, जो भी उदाहरण केस पूछे जाएंगे, उन केसों का सभी छात्र विस्तार से व्याख्या कर पाएंगे, हिंदी भाषी छात्र उसको बेहतर लिख पाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ इस व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।